एक समय की बात है, रामू और भोला दो दोस्त अपनी भैंसों को चराने के लिए एक घने जंगल में गए। शाम हो चुकी थी। अरे रामू, ध्यान रखना। जंगल में कल बाबूराम की एक भैंस गुम हो गई थी और अभी तक नहीं मिली। कहीं हमारे साथ ऐसा न हो जाए। अरे भोला, तू भी ना। ये सब बकवास बातें हैं। भला हमारे सामने से भैंस कैसे गुम हो जाएगी? मेरा पूरा ध्यान है, तुम चिंता मत करो। वो काफी समय से चल रहे थे और दोनों को भूख भी लगी हुई थी। अरे भोला, सुनो तो वहां देखो कितने अच्छे आम लगे हैं और मुझे तो भूख भी लगी है। लेकिन रामू, हम इतना ऊपर से आम उतारेंगे कैसे? और तभी दोनों दोस्त आम गिराने में मेहनत करने लगे। काफी कोशिश के बाद उन्होंने 5-6 आम गिरा लिए। तभी अचानक उन्होंने देखा कि उनकी एक सबसे अच्छी भैंस गायब है। अरे भोला, हमारी भैंस कहाँ गई? रामू, भैंस अभी तो यहीं थी। मैंने उसे यहीं तो देखा था। इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? भोला, चलो जल्दी से भैंस को ढूंढते हैं। ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वे दोनों शाम तक भैंस ढूंढते रहे। रामू और भोला ने मिलकर भैंस को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली। वहां उनकी भैंस का कोई नामो निशान भी नहीं था। रामू, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं हमारी भैंस किसी भूत ने तो नहीं खा ली? हाँ भोला, शायद तुम सही कह रहे थे। हमें और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। अंत में वे दोनों डरे हुए, थक हार कर निराश होकर शाम को गांव लौट आए। अगले दिन गांव का एक और किसान रमेश अपनी भैंसों को उसी जंगल में चराने गया। तभी वो देखता है कि उसकी भी एक भैंस गायब हो गई। उसने जोर जोर से चिल्लाया और काफी समय तक ढूंढा, लेकिन उसे अपनी भैंस नहीं मिली। लौटते समय उसने देखा कि एक पेड़ पर लिखा हुआ था। रमेश पसीने पसीने हो गया और भागता भागता अपनी भैंसों को लेकर जंगल से बाहर निकला। शाम को जब वो वापस आया तो गांव वालों ने देखा कि उसकी भी एक भैंस गायब थी। मुखिया जी, पता नहीं जंगल में क्या हो रहा है। कल भोला और रामू की भैंस गायब हुई और आज मेरी एक भैंस गायब है। मुखिया जी, मुझे तो लगता है वहाँ किसी आत्मा का साया है। उसने सब कुछ बता दिया जो जो उसने देखा था। भूत? क्या बात कर रहे हो? मैं भूत में विश्वास नहीं करता। जरूर कारण कोई और होगा। गांव में चारों तरफ ये बात फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बोल रहा था कि ये आत्मा या भूत की साजिश है, तो कोई बोल रहा था कि मायावी राक्षस है। गांव के मुखिया बलदेव भी हैरान और चिंतित थे। उन्होंने किसानों से कहा कि वे कुछ समय के लिए जंगल में भैंसे चराने न जाएं। मेरे गांव वासियों, मुझे लगता है ये मामला बहुत बड़ा है।
हमें आज खुद जंगल में जाके पता लगाना चाहिए कि मामला आखिर है क्या। नहीं मुखिया जी, मैं नहीं जाऊंगा। यदि मुझे भूत ने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? नहीं नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। मुखिया सोच में पड़ जाता है। मामला तो बेहद गंभीर है। जंगल को छोड़ दिया तो हमारे पशु कहाँ से चारा खाएंगे। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे राजा के पास जाना चाहिए। अगले दिन मुखिया बलदेव सीधे राजमहल पहुंचे और राजा रणजीत सिंह के दरबार में गए। महाराज, महाराज, मेरी विनती सुनिए। कौन हो तुम? मैं पशुपुर गांव का मुखिया हूँ। महाराज, हमारे गांव में बड़ी समस्या आ गई है। हमारे पशु जंगल में गायब हो रहे हैं। पहले रामू और भोला की भैंस और अब रमेश की। ऐसा हमारे साथ कई महीनों से हो रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। राजा रणजीत सिंह ने चौंक कर पूछा। भैंसें गायब हो रही हैं, कौन ले जा रहा है उन्हें? महाराज, हमें नहीं पता उस जंगल में क्या है, पर हमारे गांव के लोग बहुत डर गए हैं। राजा रणजीत गहरी सोच में डूब गए। बलदेव, जब तुम्हें पता है कि वो जंगल खतरनाक है तो तुम वहां अपने मवेशी चराने क्यों जाते हो? मुखिया बलदेव थोड़े गुस्से में आ गए। महाराज, हमारे पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं है। गांव के किनारे पर सिर्फ वही जंगल है जहां हमारे पशु चर सकते हैं। हम किसान हैं, मेहनत से कमाते हैं। हम कहां जाएंगे? बलदेव, निश्चित ही अगर कोई पशु जंगल में लेकर जाएगा तो जंगली जानवरों की नजर उन पर रहती है। अब हम उन्हें पिंजरे में कैद तो नहीं कर सकते ना? नहीं महाराज, नहीं। अगर ऐसा होता तो पशुओं की हड्डियां तो मिलती, कोई आवाज तो आती, लेकिन उनके गुम होने के बाद नामो निशान तक नहीं मिलता। देखो बलदेव, अगर तुम्हारे पशु गुम हो रहे हैं तो जरूर उसे जंगली जानवर ही खा जाते होंगे। इसमें भला मैं क्या करूं? मुखिया बलदेव का चेहरा लाल हो गया। अरे महाराज, यह आपकी प्रजा है। क्या आप इस तरह से अपनी प्रजा को भूल जाएंगे? जरा सोचिए, अगर कल को आपका बेटा राजकुमार प्रताप सिंह उसी जंगल में शिकार के लिए जाए और उसका घोड़ा गायब हो जाए, तब भी क्या आप यही कहेंगे? राजा रणजीत सिंह गुस्से में। बलदेव, मुझे इन फालतू कामों के लिए अपना समय नहीं खराब करना। चले जाओ यहां से। मुखिया चुपचाप गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद राजा रणजीत अपने महल में टहल रहे थे, तभी उनका मंत्री जसवंत सिंह उनके पास आया। महाराज, आपकी जय हो। महाराज, वो मुखिया बलदेव सही कह रहा था। आपको उस जंगल का पता लगाना चाहिए। आखिर नुकसान तो हमारे राज्य का ही हो रहा है। जसवंत, मेरे सैनिक ऐसी बेकार की चीजों पर अपना समय खराब नहीं करेंगे। ऐसे फालतू के कामों के लिए समय नहीं है हमारे पास। मंत्री जसवंत सिंह चुपचाप वहां से चले गए। अगले दिन राजा रंजीत अपने दरबार में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। मुखिया बलदेव की बातें उनके मन में बार बार गूंज रही थी। तभी उनका बुद्धिमान मंत्री सूर्य सिंह उनके पास आया। महाराज, महाराज, आपकी जय हो। मैं देख रहा हूँ कि मुखिया बलदेव की बातों ने आपके मन को विचलित कर दिया है। आप कब तक उस सच्चाई से आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? हमें उस जंगल का सच जानना ही होगा। मंत्री जी, आप जानते हैं कि ऐसे मामलों में कई बार बिना सिर पैर की बातें होती हैं। कोई कहता है कि घाटी में भूत रहते हैं, कोई कहता है कि वहां जादूगरों का राज है। मैं अपने सैनिकों को ऐसे अंधविश्वासों के पीछे नहीं भेज सकता। ये एक राजा का काम नहीं है। महाराज, ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे राज्य की सुरक्षा और हमारी प्रजा के विश्वास का मामला है। अगर हम इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो लोग हम पर से अपना विश्वास खो देंगे। हो सकता है इसके पीछे कोई इंसान ही हो, कोई शातिर दिमाग जो हमारे भोले भाले किसानों का फायदा उठा रहा हो। राजा रणजीत ने मंत्री की बात पर विचार किया। वे जानते थे कि मंत्री सूर्य सिंह तर्क और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे।
कुछ दिनों बाद राजकुमार प्रताप अपने मित्र करण के साथ महल के बाहर टहल रहा था। करण, मेरे पिता ने मुझे जंगल जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उस जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है, वहां कोई भूत या साया है। प्रताप, मुझे भी यही लगा था। राजा रणजीत एक समझदार राजा हैं। वे बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करते। अगर उन्होंने मना किया है तो जरूर कोई वजह होगी। वजह? क्या वजह? मुझे लगता है कि वे बस डर गए हैं। मैं डरता नहीं हूँ। मैं आज ही छुपकर शिकार के लिए उस जंगल में जाऊंगा। तुम मेरा साथ दोगे ना? प्रताप, तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी का आदेश है कि तुम जंगल नहीं जाओगे, उनसे चोरी छिपे जाना। यह सही नहीं है प्रताप। करण, ये हमारी दोस्ती का सवाल है। पिताजी से मैंने ये नहीं कहा कि मैं वहीं शिकार करने जा रहा हूँ। तुम जानते हो मेरा सबसे प्रिय शौक शिकार करना है। क्या तुम मेरे सच्चे मित्र हो? करण, जो अपनी दोस्त की बातों में आ गया था, उसने हामी भर दी। ठीक है प्रताप, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हम सावधानी से चलेंगे। सुबह को राजकुमार प्रताप और करण अपने घोड़ों पर सवार होकर महल से निकल गए। प्रताप अपने पिता के सबसे प्रिय घोड़े मेघराज पर सवार था। वे जंगल की ओर चल पड़े। तभी उन्हें रास्ते में मुखिया देख लेता है। वो सोचने लगता है। उसके तेज दिमाग में एक विचार आया। वैसे तो हमारे जंगल की समस्या पर राजा ध्यान नहीं देंगे। अगर मैं इन शाही घोड़ों को चुरा लूं तो जरूर राजा जंगल की जांच करवाएंगे। वो जल्दी से अपने 2 आदमियों को लेता है और राजकुमार का पीछा करने लगता है। दोपहर तक वे जंगल में पहुंच गए थे। देखो करण, कितने ऊंचे पहाड़ हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। कोई डरने वाली बात तो है नहीं। हाँ प्रताप, पर हमें अपनी सीमा में रहना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, तुम भी अजीब बातें करते हो। कौन देख रहा है? मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं इधर मुखिया उन घोड़ों को जल्दी से गांव की तरफ ले गया और अपने घर में छुपा दिए। जब वे वापस लौटे तो उन्हें अपने घोड़ों का कोई निशान नहीं मिला। वे घबराकर चारों ओर ढूंढने लगे। करण, मेरे घोड़े कहाँ गए? मुझे नहीं पता प्रताप, वे तो यहीं थे। दोनों ने जोर जोर से घोड़ों को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक घोड़ों को ढूंढा, पर सब व्यर्थ था। वे डरे हुए थे कि घर चलकर क्या बताएंगे। जब राजकुमार प्रताप और करण पैदल ही महल पहुंचे तो राजा रंजीत उन्हें देखकर सन्न रह गए। उनका चेहरा क्रोध और चिंता से लाल हो गया। प्रताप, करण, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे घोड़े कहाँ हैं? पिताजी, हम रास्ता भटक गए थे और हमारे घोड़े गायब हो गए। मेघराज कहाँ है प्रताप? मेरा शाही घोड़ा कहाँ है? पिताजी, वो भी गायब हो गया। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। मुखिया बलदेव सच कह रहा था। मैंने अपने अहंकार में अपनी प्रजा की बातों को अनसुना कर दिया और आज मुझे उसी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। राजा ने तुरंत मंत्री सूर्य सिंह को बुलाया और पूरी घटना बताई। उनके चेहरे पर क्रोध की जगह अब गहरा पश्चाताप था। मंत्री जी, मुझे इस चोर को ढूंढना है। मुझे अपनी घोड़े की नहीं बल्कि अपनी प्रजा की चिंता है। अगले दिन सभी सैनिक और राजा इस राज का पता लगाने के लिए जंगल की तरफ चल जाते हैं। वे सैनिक जंगल को पूरी तरह से छान मारते हैं। अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। तभी एक सैनिक का घोड़ा घास चरते चरते अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। सभी ये देखकर हैरान थे। मंत्री जी, ये क्या है? ये तो एक शिकारी की चाल लगती है मुझे।
तभी सबको पता चल जाता है कि ये तो एक शातिर शिकारी की चाल है। वे अच्छे से देखते हैं तो उन्हें पता चला कि गड्ढे में एक बेहोशी की दवा डाली हुई है। जैसे ही कोई पशु वहां घास खाने आता तो वो गड्ढे में गिर जाता और बेहोश हो जाता। महाराज, हमें ये तो पता चल गया कि ये एक शिकारी का काम है, लेकिन वो है कौन? हम उसका पता कैसे लगाएंगे? राजा गहराई से सोचता है, तभी बोलता है, लालचंद और नंदलाल, तुम दोनों आज उस पेड़ पर ही रहोगे। मुझे लगता है कि शिकारी हमारे घोड़े को रात के समय उठाने आएगा और जैसे ही आएगा तुम उसे पकड़कर महल में ले आना। ठीक है महाराज। रात होती है। नंदलाल और लालचंद दोनों पेड़ के ऊपर चुप्पी लगाए बैठे थे और शिकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आधी रात को वे देखते हैं कि एक आदमी आता है और घोड़े को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। नंदलाल, यही अच्छा मौका है, चलो जल्दी पकड़ लेते हैं। वे दोनों तेजी से नीचे आते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। सुबह को जब नंदलाल और लालचंद घोड़े और उस चोर आदमी को लेकर महल में पहुंचे तो सब देखकर हैरान हो गए। ये कोई शिकारी नहीं बल्कि एक चतुर व्यापारी था। वो जंगल से पशु चुराकर दूसरे राज्य में बेच देता था और ढेर सारा मुनाफा कमाता। अरे मूर्ख आदमी, तुम तो अपने ही राज्य को डुबाने पर तुले हो। तुमने मेरा शाही घोड़ा भी पड़ोसी राज्य में बेच दिया। नहीं नहीं महाराज, घोड़ा? कैसा घोड़ा? मेरे गड्ढे में तो पहली बार कोई घोड़ा गिरा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ महाराज। सैनिकों, इसे इसी वक्त 50 कोड़े मारकर सच उगलवाया जाए। ये झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, मुझे अपनी माँ की कसम, पहली बार कोई घोड़ा मेरी चाल में फंसा है। तभी वहाँ खड़ा पशुपुर गांव का मुखिया बोलता है, महाराज, मुझे क्षमा कर दे। आपका घोड़ा इसने नहीं बल्कि मैंने चुराया है। वो घोड़ा अभी मेरे पास है महाराज। बलदेव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें कारावास में डाल दूं, जल्दी बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैं पहले भी आपके पास जंगल की समस्या लेकर आया था, परंतु आपने कोई बात नहीं सुनी और जंगल का राज पता लगाने से इनकार कर दिया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तभी मैंने सोचा कि अगर शाही घोड़े के साथ ऐसा किया जाए तो जरूर महाराज इस मामले की जांच करेंगे। बस यही वजह है महाराज मेरे ये सब करने की। राजा रंजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो अपनी प्रजा के मामलों को कैसे नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन जब उसका घोड़ा गायब हुआ तो उसने इस मामले की जांच की। बलदेव, तुम सही कह रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम जा सकते हो और सिपाही ले जाओ इस व्यापारी को और हमारे पशुओं के बाड़े में छोड़ दो इसे। दोस्तों, व्यापारी ने भूत के डर का फायदा उठाकर गांव वालों को जंगल की जांच करने से रोका और वो सफल हुआ। अक्सर लोग किसी डर का फायदा उठाकर अपनी चाल कामयाब कर लेते हैं। हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए।